दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के हिंदी की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला पर। जैसा कि आपने देखा, आपके बीच में हम मैराथन क्लास आज का इस वीडियो में लेने जा रहे हैं और हिंदी की यह बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके बीच में अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला ये चलने जा रही है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं कोई चीज़ें न समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है पास होने की 100% गारंटी। बिल्कुल, आप सभी से मैं लगातार इस चीज़ के बारे में पूछता रहता हूँ और ये जानने का प्रयास भी करता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे अवगत कराएं। अच्छा, इसके साथ साथ आपकी क्लासें तो अनवरत चल ही रही हैं। हम आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 220 रुपये की शुल्क आपको पेमेंट करना होगा। आप सारे सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। 220 रुपये में आपको मिल क्या क्या रहा है, इस 220 रुपये में आपके लिए मैंने रखा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं। नोट्स के साथ साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं और जो है मॉडल पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर। इतनी चीज़ें हम आपके लिए दे रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल जो है आप जो है इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चल रही है, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, मॉडल और प्रीवियस तब दिया जाता है जब आपके कोर्स को कवर कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम इन प्रश्नों के साथ साथ आपके लगभग कोर्स को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे देखिए, यहाँ अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो 9452331053 ये नंबर है संपर्क माध्यम। बिल्कुल आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, बाकी अगर आपको जो भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, आपके बीच में महामैराथन की श्रृंखला चलने जा रही है। प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको कम से कम इस एक ही वीडियो से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला आपके बीच में लगा है, यहाँ देख सकते हैं। जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं, मैंने पहला पार्ट आपके बीच में दे दिया है। दूसरा आपके बीच में जा रहा है, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें जो है वो भाषा कहलाती हैं। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी को हम लिखकर भी आपको समझा सकते हैं, बोलकर भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट कहा जाए, लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं, है ना। ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया। अगला है, लिपि क्या है। ठीक है, कहा जा रहा है व्हाट इज लिपि। लिपि क्या है, यादृच्छिक वर्ड प्रतीकों की परंपरा, भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करें, वही हमारा लिपि है। यानी आप कह सकते हैं लिपि मीन्स लेखन होता है। लेखन किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द को जब आप लिखते हैं तो वही आपकी लेखन परंपरा कहलाती है, या उसी को हम लेखन भी कह सकते हैं। मैं आपसे हमेशा एक ही बात का जिक्र करता हूँ कि आप यहाँ अधिकतम प्रयास करें किसी चीज़ को सीखने का। ठीक है, जब आप कोई चीज़ सीख लेंगे, सीखने के बाद आप उससे अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि आप बेहतर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें, अपने भाषा में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। अगर इसके अंतर्गत कहा जाए तो एक शब्द जो है एक सा अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है एक सा अर्थ प्रकट करने वाले जो है अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे
खुदा न खास्ता क्या 100% आपके एग्ज़ाम में आता है कि कमल का पर्यायवाची आप लिखे। कमल के जो पर्यायवाची अनेक शब्द होते हैं, ठीक है, यानी कमल के समान जो शब्द आते हैं उन्हीं को आपको लिखना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यानी समानार्थी, कमल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, ढेर सारे होते हैं, उसी चीज़ को लिखने की ज़रूरत है। जैसे जल और नीर, वारी, पानी आदि नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो जल हमारा होता है इसी को हम नीर कहते हैं, ठीक है। आप नीर कह सकते हैं, जैसे जल ना कहिए आप किसी से, आप कह दीजिए भैया मुझे नीर दे दीजिए, ठीक है। अगर जानता रहेगा तो दे देगा। वारी कह दीजिए, कोई जानता रहेगा तो दे देगा। पानी तो मान लीजिए कॉमन सा शब्द है, पानी तो हर किसी को आता ही होगा, ठीक है, नाम से जाना जाता है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है, जनार्दन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसे नोट करिए। अगला कहा जा रहा है, अब अभी तक तो आपने देखा कि समानार्थी शब्द यानी जो है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। अगला आपका आ रहा है विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम मतलब उल्टा होता है, जैसे आगे का विलोम अगर कहें तो पीछे होगा, ठीक है, या पीछे का विलोम कहें तो आगे होगा। यहाँ कहा जा रहा है विलोम शब्द किससे कहते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। यानी कोई शब्द है, ठीक है, अगर उसका आप विपरीत अर्थ निकाल ले रहे हैं तो वो उसका विलोम कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम कह दें कि जाना विलोम क्या होगा, आप कहेंगे आना होगा, ठीक है। कह दें हम कि जो है देख सकते हैं यहाँ अर्थ जो है दिया भी जा रहा है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो विपरीत अर्थ देने वाले को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है, अर्वाचीन का उचित शब्द जो है का विलोम क्या है। अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अर्वाचीन जो है नवीन होगा, ठीक है। यहाँ देखिए उचित का क्या होगा, उचित का आप अनुचित कह सकते हैं क्या, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, कीर्ति तथा सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ यश और भास्कर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यश का आप कहेंगे कीर्ति है, और सूरज का क्या, भास्कर का क्या होगा, आप कहेंगे सूरज होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन हमारा बन रहा है, तुकांत शब्द क्या होता है। देखिए ऐसे ऐसे चीज़ आपके बीच में आएंगे, हम आपके बीच में अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड कर रहे हैं, और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो वन लाइनर होते हैं, ठीक है। आपको सारी चीज़ें इसमें फैक्ट लिखनी होती हैं, आप एग्जामिनर को कभी बरगला नहीं सकते हैं। अब मुझे आप बता दीजिए डायरेक्टली, अगर इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा यश और भास्कर का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो आप यश और भास्कर के पर्यायवाची शब्द में एग्जामिनर को क्या बरगला सकते हैं, मुझे आप बता दीजिए, ठीक है। ये आपका बीए बीएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको पूरा पुथन्ना लिखना होगा, नो, ठीक है। और एक चीज़ विशेष तौर पर आपको ध्यान रहे कि बाबू इसमें बैक सबसे ज़्यादा लगता है। मैं दावा करता हूँ कि अगर आप लगातार इस श्रृंखला को पढ़ रहे हैं ना, तो कभी आपका बैक नहीं लगाएगा, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके ऊपर है, अगर आपको उचित लग रहा है तो पढ़ सकते हैं। तुकांत शब्द किसे कहते हैं, तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की जो है किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है, ठीक है। जो तुकांत शब्द होते हैं, हाँ, तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्द यानी जो भी शब्द होते हैं उसमें जो है अक्षरों तथा स्वरों में किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है, यानी वो लगभग एक समान। जैसे यहाँ देखिए रुष्ट है, पुष्ट है, दुष्ट है, ये आपके एक समान शब्द लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। झोंक, पोंक, टोक, ठीक है, ये भी एक समान लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है, आप कहेंगे लग रहा है, ठीक है। झंडा हो गया, अंडा हो गया, पंडा हो गया, संडा, डंडा, कंडा, ये आपके एक समान शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो तुकांत शब्द होते ही वही हैं कि जिनके शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों के किसी भी प्रकार की एक रूपता पाई जाती है, वही हमारे तुकांत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द क्या है। भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए वाक्य को ही एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे
कहा जा रहा है भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने वाले शब्द को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ढेर सारा शब्द दिया रहे, आप उसे एक शब्द में समेट दीजिए, वही आपका अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे कहा जा रहा है जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक होगा। ठीक है, भाई आपको वेतन नहीं मिल रहा है तो आप काम काहे को करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिनका कोई या जिनकी कोई उपमा न हो अनुपम होता है। आज के समय में अनुपम के नाम से लोग हैं भी, ठीक है, लेकिन वो अपने नाम का मतलब नहीं समझते हैं, है ना। जैसे कोई अनुपम नाम से आ जाए तो आप उससे पूछ लीजिए कि भैया अनुपम का नाम क्या होगा, तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा पढ़ा लिखा रहेगा तो वो बता देंगे, अन्यथा की स्थिति में कहेंगे कि मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन उन्हें जानना चाहिए अपने नाम का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे जिनकी कोई उपमा न हो उन्हें हम अनुपम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है, तो किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने के लिए अल्प विराम देख सकते हैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्प विराम यहाँ इसी तरह से एक होता है जिसे हम कॉमा भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए राम को जगाओ मत सोने दो। ठीक है, अभी जो है यही अल्प विराम हटा दिया जाए तो इसके अर्थ का अनर्थ होता है। ठीक है, कहा जा रहा है राम को जगाओ मत सोने दो। ठीक है, राम को जगाओ मत सोने दो। ठीक है, आप कहकर खुद अंदाज सकते हैं। ठीक है, राम को जगाओ मत सोने दो। ठीक है, तो जैसे जहाँ आप लगाएंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका अर्थ भी निकलता है ना। चलिए, क्या इस पहले पेज में आपको कहीं दिक्कत है? अगर दिक्कत होगी तो आप मुझसे अवगत जरूर कराइएगा। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता है कोई चीज़ इसमें ऐसा होगा जो ना समझ में आया होगा, फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि अगर आपको दिक्कत है तो आप बिल्कुल बेधड़क कह सकते हैं। ठीक है, अगर इस PDF की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप दिए गए नंबर 94 52 33 10 53 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस कहा जा रहा है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं। लेखन के प्रकार बताइए। देखिए, लेखन आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। ठीक है, अब सुलेख क्या होता है, आपने बहुत सुलेख लिखा होगा। ठीक है, अनुलेख क्या होता है और श्रुतलेख क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे जब लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेखन शिक्षण में आपका क्या अभिप्राय है ना। व्हाट इज लेखन शिक्षण क्या होता है, तो आप कहेंगे भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो लेखन कहलाता है। यानी कोई चीज़ है, अभी हम पहले पेज में भी इस पर चर्चा किए थे। ठीक है, तो कहा जा रहा है लेखन शिक्षण से क्या अभिप्राय है, जब भाषा की कोई ध्वनि हो, जब उसे हम प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से कोई चीज़ लिपिबद्ध कर दे रहे हैं तो वही हमारा लेखन कहलाता है। लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए। ठीक है, तो लेखन शिक्षण की विधियाँ, पहला है जो है जैक टॉर विधि है, दूसरा है मॉन्टेसरी विधि, तीसरा है पेस्टोलॉजी विधि। कई विधियाँ इसमें पाई जाती हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे फैक्ट लगी तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपके बीच में कहा जा रहा है वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, अगर वाक्य के अंतर्गत हम कहें तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप में प्रकट करने वाले समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब वाक्य क्या होता है, मनुष्य के जो विचार हैं उसे पूर्णतः लिखित या मौखिक रूप में अगर हम प्रकट कर दें तो उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाक्य को परिभाषित करिए। देखिए वही चीज़ यहाँ भी आ गया। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य को परिभाषित करिए, यही चीज़ें आप यहाँ भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। ठीक है, वाक्य को परिभाषित करने के लिए जो वाक्य हमारा होता है उसमें हम भाव को प्रकट करते हैं, और जब भाव को से हम अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम जो है इसी से हम वाक्य को परिभाषित भी कर सकते हैं। तो यानी स्पष्ट अगर कहा जाए तो चाहे आप ऊपर की परिभाषा लिख दीजिए चाहे नीचे की परिभाषा लिख दीजिए, दोनों प्रकार के एक ही हैं। ठीक है,
कहा जा रहा है वाक्य के प्रकार बताइए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस पर भी चर्चा होगी लेकिन जब लघुत्तरी चलेगा वहाँ पर, ठीक है। लेखन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। लेखन शिक्षण क्या होता है? इसकी 2 विशेषता, पहली है अक्षर शब्द वाक्यों को स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना, ठीक है। जो अक्षर होता है, अक्षर हुआ, शब्द हो गया, वाक्य का स्पष्ट स्वरूप जो है प्रस्तुत करना। दूसरा है व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि में शुद्धता, ठीक है। ये लेखन शिक्षण की विधियाँ होती हैं या इसकी विशेषता कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सकल भाषा शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। एक सकल भाषा शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? तो पहला है शिक्षक लेखन में निपुण हो, ठीक है। जैसे कोई शिक्षक है उसमें जो है भाषा शिक्षक के अंतर्गत कौन से गुण होने चाहिए? जो है शिक्षक लेखन में निपुण हो, पता लगा आप उनको जो है सुलेख लिखना ही नहीं आ रहा है, इमला लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या सीख देंगे? भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, उससे भाषा का ही ज्ञान नहीं होगा तो वो आपको क्या शिक्षा देगा? आगे कहा जा रहा है प्रवाह, जो प्रवाह में वक्ता हो, यानी अच्छा खासा उसे इसके क्षेत्र में नॉलेज रहे। शिक्षण का उदाहरण शुद्ध होना चाहिए। जैसे अगर कोई उदाहरण दे रहा है, ठीक है, आप उदाहरण तो लोग बहुत देते हैं लेकिन उदाहरण का मतलब नहीं समझा पाते हैं। तो आप अगर किसी चीज़ का उदाहरण दीजिए तो आप उससे जो है बिल्कुल 100% उसे आप समझाने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह क्या होता है? अक्षर समूह का दूसरा नाम आपका वर्णमाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो भाषा शिक्षण हमारा है उसके 4 प्रमुख कौशल के अंतर्गत अगर हम कहें तो भाषा शिक्षण के 4 कौशल श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति, ये इसके 4 प्रमुख कौशल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अनभिज्ञ तथा मुक्त में जो है क्रमशः विलोम शब्द बताइए। अनभिज्ञ क्या जो विलोम होगा वो आप सुविज्ञ कह सकते हैं, मुक्त का बंधन कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये जो अनभिज्ञ और मुक्त विलोम शब्द हैं, ये अनभिज्ञ का ये थोड़ा सा आपके लिए टफेस्ट होगा, ठीक है, आप इससे ध्यान दीजिएगा। बाकी मुक्त का बंधन तो सबको आ जाएगा। छत्रज्ञ ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। छत्रज्ञ और स्र भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। चलिए तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए अगला पेज आपके बीच में है, कहा जा रहा है जैसा कि देख सकते हैं, देखिए प्रश्न है ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, यानी ओ औ। हम कंठ का भी प्रयोग करते हैं और ओष्ठ का भी प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम इसे कंठ और ओष्ठ दोनों कह सकते हैं। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये लगातार यूपी टेट जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप इसे कतई मिस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है, अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं? बट यहाँ सिर्फ अनुस्वार की बात कही गई है। तो अनुस्वार के उच्चारण में अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, ठीक है। जो वायु होती है वो नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा हो गया, कंचन हो गया, जंगल हो गया इत्यादि, ठीक है। तो आप अनुस्वार को खुद मुंह से बोलकर समझ सकते हैं, ठीक है। जब आप खुद बोलकर समझेंगे तो आप 100% समझ जाएंगे। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार के उच्चारण में, ठीक है, अनुस्वार के उच्चारण में जो वायु है वो नाक से निकलती है। अभी आप ठंडा कहें, ठीक है, या कंचन कहें या जंगल कहें, तो जो आपकी वायु है वो नाक से निकलती है और इनके उच्चारण जो हैं वो झटके से होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे अनुस्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन से अनुस्वार के बाद आ रहा है आपका लिपि किसे कहेंगे? भाषा लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, ठीक है। कोई शब्द जो है दे दिया जाए कुछ आपको लिखने के लिए, जब उससे आप लिपिबद्ध या लिख देंगे तो वही हमारी लिपि कहलाएगी। अथवा मुख से उच्चारित की जाने वाले ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ भी आपको बताया जब जो है लेखन की बात आ रही थी। देखिए यहाँ भी आया है ना,
ठीक है। देखिए लेखन शिक्षण का क्या अभिप्राय है, लेखन के शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो यहाँ भी मैंने आपको वही चीज़ बताया कि आप मुँह से कोई चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, अगर उसे आप लिपिबद्ध कर देंगे वो आपका जो है लेखन कहलाएगा, है ना। तो यहाँ तक आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म व्यंजन हवा ऊष्म जो है जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे तीनों सकार हो गया और ह हो गया, ये आपके जो है ऊष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है, ये स्वर के प्रकार होते हैं। बट यहाँ ह्रस्व स्वर का जिक्र किया गया है, देख सकते हैं। कहा जा रहा है जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे तो उसे हम या कहा जाए जिनमें एक मात्रा का समय लगे, ठीक है। ये तो आप लिख ही सकते हैं कम से कम समय लगे, या आप लिख सकते हैं किसी शब्द के उच्चारण में अगर एक मात्रा का समय लग रहा है तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। उपेक्षा क्या है? अवहेलना, ठीक है, और अपेक्षा क्या है? आशा, ठीक है। आप किसी से उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, हर किसी इंसान से आप अपेक्षा ही करते हैं कि नहीं उनसे मुझे ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये अलग का मामला है कि आपको ना मिले, लेकिन आपने एक उम्मीद तो बनाए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। तो सुधा का मतलब होता है अमृत और पंकज का मतलब होता है कमल, ठीक है। जिनके नीचे रेखाएं लगाई गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। तो जिनके नीचे जो है रेखाएं होती हैं वाक्यांश का जो एक शब्द है उसे हम वाक्य कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए कहा जा रहा है आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2019 का क्वेश्चन, 2019 का, है ना। तो आकाश शब्द के जो 4 पर्यायवाची हैं वो गगन हो गया, नभ हो गया, आसमान हो गया, अंबर हो गया। ये आकाश के पर्यायवाची हैं। औ औ ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ दोनों स्वर वर्ण होते हैं, है ना। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तीनों सकार हो गया, हा हो गया, ठीक है। ये देखिए इधर जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये कहीं ना कहीं प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, है ना। अब इसमें मैं आपको अगर बताऊं तो इसमें कोई चीज़ समझाने वाली बात तो है नहीं। बाकी अगर जो डाउट्स आपको होगा बिल्कुल मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, ताकि उस चीज़ को हम अगले वीडियो में अपने प्रोवाइड कर दें आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम लिखिए। संधि का आपका विच्छेद होगा और संयोग का आपका वियोग होगा, है ना। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति, ये 2 साधन आपके होते हैं। लास्ट पेज आपके बीच में ओपन हो चुका है। जैसा कि देख पा रहे हैं स्वराघात क्या होता है? तो उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को हम स्वराघात कहते हैं, ठीक है। यानी आप कोई चीज़ बोल रहे हैं और आप नहीं बोल पाए, है ना। तो कहा जा रहा है जैसे जब नहीं बोल पाएंगे तो वहाँ पर आरोह उत्पन्न होगा या अवरोह उत्पन्न होगा, तो इसी चीज़ को हम स्वराघात कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है पार्श्विक वर्ण क्या होते हैं? पार्श्विक वर्ण और इसी को हम लुंठित वर्ण भी कहते हैं, है ना। अगर जैसे पूछे आप बताएंगे। पार्श्विक वर्ण में मुखद्वार जो है बीच में बंद हो जाता और हवा दोनों ओर से निकल आती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण ल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए लिपि को परिभाषित करिए। फिर वही चीज़ आ गया, बार बार ये रिपीट कर रहा है चूँकि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा। आर्य और उन्नति का विलोम लिखिए। आर्य और उन्नति के विलोम के अंतर्गत अगर हम कहें तो यहाँ कह सकते हैं आर्य का जो विलोम है वो अनार्य है और उन्नति का औन्नत्य है। क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए, ठीक है। तो देखिए कहा जा रहा है कारक किसे कहते हैं, आपने क्वेश्चन को देख लिया।
उत्तर अगर कहा जाए, कारक के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। साधारणतः कारक का अर्थ होता है करने वाला, यानी कार्य करने वाला। ठीक है, ऐसी वस्तु जिनका उपयोग किया गया, जिनका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे देखिए कहा जा रहा है, जैसे के रूप में दशरथ के पुत्र राम ने लंका में जो है रावण को मारा। ठीक है, कहा जा रहा है, इसे आप स्पष्ट करिएगा। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को वाणों से मारा। इस वाक्य में जो पुत्र है राम, वो लंका, रावण तथा वाण ये शब्द कारक हैं। ठीक है, और अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो अलग होने के योग में होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ तक कि ये जो कारक आपके बीच में जब विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपका स्पष्ट होगा। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतना जानिए, अपादान कारक का जो मतलब होता है वो अलगाव के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। बाकी अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट्स होगा तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपसे मैं अपेक्षा ये ज़रूर करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करके लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।